हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो मैं इस चैप्टर पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस डाल चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज जल्दी से जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस पहले देखें। सब्सक्राइब करने के साथ 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 में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना स्टूडेंट्स, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ शुरू करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल किस तरह के होते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस के नाम डिस्कस कर चुके हैं हम, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होते हैं एंड उसके फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को। ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस is distinct in terms of its structure and function। हर जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो लाइसोसोम हो, कोई भी उसका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो सबके अलग अलग है। ठीक है, मेनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। पर इनमें से बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनेलिस है जिसे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों जानते हैं? बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। क्योंकि उनके फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं उनके? कोऑर्डिनेटेड होते हैं, यानी कि वो अपने फंक्शन मिलजुल कर करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होता है। और साथ में जैसे टीम वर्क होते हैं ना स्टूडेंट्स, वैसे ही वर्क करते हैं सेल में। कौन? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? नंबर 1, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। इसके बारे में तो आपने 8th क्लास में भी डिस्कस किया था, इस बार बहुत कम वक्त डिस्कस किए थे। तो आज हम डीप में पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स क्या होता है। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट and pre-oxymers some are not coordinated with the above components, these are not considered as a part of endomembrane system। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, जो पर ऑक्सीमोस पर ऑक्सीसम्स है, वो सारे भी कुछ ऐसे हैं ऑर्गेनेलिस जिनके काम जो है कोऑर्डिनेटेड नहीं है, यानी कि इनके काम जो है बाकी से मैचअप नहीं करते हैं। लेकिन इसको हम एंडोस्पर्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं लेंगे। तो फिगर में आपको दिखा रखा है कि जैसे सेल है आपके पास, सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है अंदर। ये तो है कॉमन बात जो अब तक हम सारी वीडियो में डिस्कस करते आ चुके हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपेरेचस आपको दिखा रखा है, एंड ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं वेसिकल्स का वो आपको दिखा रखा है डायग्राम में। आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ये सारे कुछ ऑर्गेनेलिस है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये कोऑर्डिनेटेड मैनर से परफॉर्म करती है, इसलिए इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। पर इनमें से कुछ हो गई, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स वाले जो पार्ट है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स हो गई। आपको डायग्राम बहुत अच्छे से पॉज करके आप देख सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ होती है सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स भी, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। साइटोप्लाज्म हो गया जो सबसे वॉल्यूम का सबसे ज्यादा हिस्सा इसने ले रखा होता है सेल की वॉल्यूम का। सेल मेम्ब्रेन जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है। गोल्गी एपेरेचस इस तरह से है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER जिसकी हम बात करते हैं। न्यूक्लियस हो गया, सबसे सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस है सबसे पहले तो आपके पास। फिर न्यूक्लियोलस, उसके अंदर के सारे पार्ट्स है, क्रोमोसोम्स हो गया। ठीक है, फिर माइक्रोविलाई हो गया। माइक्रोविलाई जो साथ में, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स में वैक्यूल्स वो छोटी छोटी वो वर्क करती है, वैसी विलाई वर्क करती है, वैसे यहाँ पर माइक्रोविलाई वर्क करती है। वेसिकल्स हो गई जो छोटे छोटे और भी छोटे छोटे वैक्यूल्स ट्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, किसमें? सेल में। डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनेली दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकार्योटिक सेल्स reveal the presence of a network or reticulum of tiny tubule structures scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum। क्या होता है? इतना कुछ पढ़ लिया, समझ कुछ नहीं आया, वही समझाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है आपके पास, जो माइक्रोस्कोप होते हैं जिसकी स्टडी से हम यूकार्योटिक सेल्स में ये रिवील कर पाते हैं कि जो नेटवर्क का रेटिकुलम या नेटवर्क एक ही बात होती है। ठीक है, तो रेटिकुलर का मतलब पता लग गया आपको, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क की जो प्रेजेंस होती है जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स में स्कैटर्ड होती है, यानी कि आपके पास सेल है, सेल के अंदर आप, क्योंकि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की बात कर रहे हैं तो हमने एक चीज आपको मैं याद दिला दूं तो आपको पता होगा कि यूकार्योटिक जो सेल्स होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होती है और उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। इतनी बात याद है आपको? दूसरी चीज याद दिला दूं तो
जो यूकारियोटिक सेल्स है उसमें ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हम जब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पर हम यूकारियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोकारियोटिक सेल्स में तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं होता। तो वहां की बात छोड़ दो, ठीक है, वो उसमें सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक ही ऑर्गेनेली। लेकिन हम यूकारियोटिक सेल की बात कर रहे हैं जिसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेटिकुलम, जिसका मतलब होता है नेटवर्क। तो यहाँ पर नेटवर्क होते हैं कुछ ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर की शेप में, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, शॉर्ट में से ईआर कहते हैं। तो ईआर जो होते हैं वो डिवाइड्स करता है इंट्रासेलुलर स्पेसेस को इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। एक होता है ल्यूमिनार और इनसाइड ईआर, और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनार साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। तो इस तरह से ईआर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जो ईआर के अंदर वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूमिनार, और उसके अलावा जो बाहर वाला पोर्शन हुआ दैट इज द साइटोप्लाज्म। ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि क्या आपको रफ एंडोप्लाज्मिक, वैसे तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं किस पे, आरईआर पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियर एनवलप दिखा रखा है, ये न्यूक्लियस दिखा रखा है, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम से दिखाया था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रखा है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको शो किया गया है। अब थोड़ा सा और डीप में देखिए तो आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो ये सारे सेल्स के स्ट्रक्चर से ली जाते हैं स्टूडेंट्स। राइबोसोम्स हो गया, ठीक है, इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको राइबोसोम्स मिलेंगे। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियोलस, ये तो अंदर के पार्ट्स हो गए सारे न्यूक्लियस के। एंड दिस वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही सारे डायग्राम्स को इलेबोरेट करके आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बने रेड आइकन को प्लीज क्लिक जरूर करें। What is the difference between RER and SER? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है? कोई ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पर जिसको आरईआर और एसईआर में डिफरेंस पता है? तो प्लीज कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और मैं आपके सारे कमेंट्स को चेक भी करूंगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एग्जाम में भी आपको कुछ इसी तरह से बनाना है, दो डिवीजन करके दिखाना है। द ER often shows ribosomes attached to their outer surface। जो रफ एंडोप्लाज्मिक, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं, किस पे, उसके सरफेस पर, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर करते हैं कुछ राइबोसोम्स को, जहां पर वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो उसको कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ उसको नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है। आरईआर जो होता है उसको तब ऑब्जर्व किया जाता है जब सेल एक्टिवेट होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने में और सिक्रेशन करने में हेल्प करता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हैं, एक्टिव रहते हैं आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन के भी, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है, एक तो उसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है और दूसरा फंक्शन क्या है कि वो प्रोटीन की सिंथेसाइज में, प्रोटीन बनाने में काम करते हैं सेल के अंदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ। तो अब आप समझ गए, जब राइबोसोम्स होगा तो वो थोड़े रफ से दिखेंगे, इसलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। और अगर उसमें एब्सेंस होगी राइबोसोम्स की तो वो स्मूथ दिखेंगे, तो इसलिए उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर लिपिड्स की फॉर्मेशन होती है, सिंथेसाइज ऑफ लिपिड्स। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ये दो पॉइंट्स है जो मेन आपको डिफरेंशिएट करते हैं एससीआर और आरईआर को। एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉइड्स हार्मोन प्रेजेंट होते हैं जो एससीआर को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। गोल्गी अपैरेचस, अभी हमने ईआर को डिस्कस किया, अब हम गोल्गी अपैरेचस को डिस्कस करेंगे। इसका नाम गोल्गी क्या है, कुछ लोग इसको गोल्जी भी कहते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। कैमिलियो गोल्गी 1898 में उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। उसने ऑब्जर्व किया कि भाई न्यूक्लियस के पास कुछ डेंसली घने से कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। दे वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम। तो उसके नाम पर ही उसका नाम क्या रखा गया, उस ऑर्गेनेली का जो थोड़े से डेंस दिखाई देता है, दैट इज गोल्गी। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इनमें सिस्टर्ने प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, पैरेलली अरेंज स्टैक्स होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। द गोल्गी सिस्टर्ने आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convexes or the forming phase or concave trans or the maturing phase। अब ये वाला थर्ड पॉइंट इतना क्लियर नहीं हुआ। देखो स्टूडेंट्स, आपको दिख रही है गोल्गी पैरेचस इस तरह से परफॉर्म होते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ही दिख रहा है आपको भी, ठीक है।
इसे ही जो इनफोल्डिंग्स मैंने अभी बनाई इसे ही हम कहते हैं सिस्टर्निंग, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं सिस्टर्निंग। यहाँ पर आपको मेंशन भी कर रखा है दिस इज नोन एज सिस्टर्निंग, ठीक है। तो एक गोल्गी अपैरेचस आपको दे रखा है, आप गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर क्या होता है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, यहाँ पर वेसिकल्स आते हैं, ये जो येलो कलर का मार्क करा हुआ दिख रहा है ये सारे वेसिकल्स हैं, ये गोल्गी अपैरेचस के पास आते हैं, ठीक है। ल्यूमेन भी एक अंदर का पार्ट होता है जो फोल्डिंग हो रही, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं ना सारे, यहाँ पर तो मैंने 2D स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने। 2D स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता स्टूडेंट, 3D स्ट्रक्चर की तभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए। तो ये 2D स्ट्रक्चर है, लेकिन जब आप इसको 3D देखोगे तो जो इसके इनफोल्डिंग के बीच में खाली स्पेस बच रहा है दैट इज नोन एज ल्यूमेन, उसे हम ल्यूमेन कहते हैं। इसके अलावा सिक्रेटरी वेसिकल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब दो टर्म्स जो है वो क्लियर करनी है, दैट इज ट्रांसफेज एंड सिसफेज। गोल्गी सिस्टर्न ने कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं न्यूक्लियस के पास, ठीक है, ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं, दो फेसेस बनाते हैं, एक ट्रांसफेज होता है और एक ऊपर देखो सिस फेज होता है। सिस फेज आपको वो वाली साइड हो गई एंड ट्रांसफेज ये वाली होगी, यानी कि न्यूक्लियस के पास अगर यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, आपकी न्यूक्लियस यहाँ पड़ी हुई है सेल के अंदर और ये गोल्गी अपैरेचस इसके पास में, तो दैट फेज इज नोन एज सिस फेज, और दूर है तो ट्रांसफेज। ऐसे ही आपको यहाँ पर दिखा रखा है नीचे वाले डायग्राम में कि सिस फेज कौन सा है एंड ट्रांसफेज, ये वाला ट्रांसफेज है ऊपर वाला जो थोड़ा अंदर की तरफ है दैट इज द सिस फेज। गोल्गी अपैरेचस में अगर हम बात करें तो सिस और ट्रांसफेजेस जो होते हैं ऑर्गेनेली के वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड। आपने अभी डायग्राम में देखा ना कि जो सिस और ट्रांसफेजेस होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं देखने में, लेकिन वो थोड़े से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये किसका पार्ट है, गोल्गी अपैरेचस का पार्ट है, तो उनके थोड़े से तो फंक्शंस कुछ ना कुछ तो इंटरकनेक्शन होगा ना उनके बीच में। तो गोल्गी अपैरेचस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो अब यहाँ पर इसके फंक्शंस आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्गी अपैरेचस के सेल के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला मटेरियल्स को पैकेजिंग करने का काम कौन करता है, गोल्गी, ठीक है, टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंटरसेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द टारगेट सेल। तो कहने का मतलब है टारगेटेड होता है कि उसको सेल में कहाँ कहाँ पर वो जो पैक करे हो या उसने मटेरियल को कहाँ कहाँ पर उसको डिलीवर करना है। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, तो वो जो हमने वेसिकल्स टर्म पढ़ी थी ना जो उसके आसपास येलो येलो गोले थे उसको हम कहते हैं वेसिकल्स। तो वो जो पैक्ड मटेरियल होता है उसे वेसिकल्स की फॉर्म में भेजता है, ईआर से फ्यूज करवाता है विद द सिस फेज। तो सिस फेज क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है और न्यूक्लियस के पास ही ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लोकेट होता है। गोल्गी अपैरेचस एंड मूव टुवर्ड्स अ मैच्योरिंग फेज की तरफ मूव कर जाता है ट्रांसफेज की तरफ। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्गी अपैरेचस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि इसीलिए ही गोल्गी अपैरेचस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इतनी पास में होता है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं अपने डायग्राम से कि हमारी इमेजिनेटिव क्या कहती है। ये आपके पास सेल है स्टूडेंट्स, इसकी आउटर लेयर होती है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो आपके लिए क्लियर है, ये मैं फिर भी बना देती हूँ। ये है आपके पास आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि हम यूकारियोटिक सेल्स की बात करें, मैं आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। आपकी मान लो ये सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस है, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर तो नहीं, मान लो यहाँ पास में ईआर है, ठीक है, यहाँ पर आपकी क्योंकि न्यूक्लियस के पास ही होती है सारी चीजें स्टूडेंट्स, क्योंकि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इनको तभी कहा गया है। और उसी के पास में यहाँ पर मान लो जी से गोल्गी अपैरेचस है। अब स्ट्रक्चर तो आप देख ही चुके हो इसका कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, इन फोल्डिंग्स होती है जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टर्ने, ठीक है, इसको याद रखना है, क्रिस्टर्ने कहते हैं इसे। तो इस तरह की फोल्डिंग्स होती है उसके पास। तो इसको जो है पैकेजिंग मटेरियल आते हैं जो अब हम येलो से बना देते हैं क्योंकि हमने येलो से देखा है उसको डायग्राम में, ठीक है। तो येलो से हमने इसको बनाए गोल्गी अपैरेचस के वेसिकल्स को, ठीक है, और उसको आसानी से सिस से लेकर ट्रांस तक ट्रांसफर करते हैं, फिर वो ईआर के पास चले जाते हैं, यानी कि तभी जो गोल्गी अपैरेचस है हमारे पास वो ईआर के इतनी पास में होता है। तो ये बात चीजें क्लियर हुई। A number of proteins synthesized by ribosomes, नंबर ऑफ प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है राइबोसोम्स के द्वारा ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने ऑफ द गोल्गी अपैरेचस। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम्स के द्वारा, अभी हमने डिस्कस किया था डिफरेंस में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो मॉडिफाइड होते हैं सिस्टर्ने में, ठीक है। तो सिस्टर्ने का काम क्या है कि जो भी ईआर द्वारा बनाए गए प्रोटीन्स है उसको मॉडिफाई करना बिफोर दे आर रिलीज इनटू द ट्रांसफेज। तो सिस फेज में हो जाता है ये सारा काम। गोल्गी अपैरेचस के सिस फेज में सारे प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो जाता है ट्रांसफेज में पहुंचने से पहले। गोल्गी अपैरेचस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ये जो जितने भी चीजों को मैं हाईलाइट करती हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोल्गी अपैरेचस की इंपॉर्टेंट साइट क्या है कि वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइको
प्रोटीन्स बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करती है। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो प्लीज एक थम्स अप जरूर बनता है। वीडियो को लाइक जरूर करें अभी तक जिसने नहीं किया है। लाइसोसोम्स की बात करते हैं, जो हम थर्ड ऑर्गेनेली की बात करते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। यानी कि बात करें कि ये वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, जैसे हमने येलो वाले गोल्ड स्ट्रक्चर्स देखे थे वैसे ही सेल में प्रेजेंट होते हैं। कैसे बनते हैं ये? जब गोल्गी जो है फूड का पैकेजिंग कर रही होती है, फूड की पैकेजिंग जब गोल्गी कर रही होती है तो उस समय ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। The isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes। जितने भी वाटर से रिलेटेड एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जैसे हाइड्रोलेसिस हो गया, लिपेसिस हो गया, प्रोटीएसिस हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे एंजाइम्स को बनाने में कौन हेल्प करता है? लाइसोसोम्स। ऑप्टिकली एक्टिवेट द एसिडिक पीएच, और एसिडिक पीएच में भी काफी ऑप्टिक होते हैं, एक्टिव होते हैं। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, protein, lipids, nucleic acid। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन एंजाइम्स के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी क्षमता होती है कि ये डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने ही बनाए हुए कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को एंड न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, तो इतना वो गस्टेड तो लग रहा है आप स्टूडेंट्स को? तो मेन यही कहना है कि ये अपने ही बनाए हुए, अपने ही सिंथेसाइज किए हुए कार्बोहाइड्रेट्स इन सबको, एंजाइम्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग्स के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों कहते हैं हम सुसाइड बैग्स? क्यों कहते हैं हम सुसाइड बैग्स? आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स के नाम से भी जानते हैं। दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो भी हमने डिस्कस किया सेकंड पॉइंट में कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करके रखते हैं। जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम क्या करते हैं, ऑटोलाइसिस हो जाते हैं। ऑटोलाइसिस एक टर्म है स्टूडेंट्स कि अपने आप को परेशान करना, जिसे कहते हैं ना। तो ऑटोलाइसिस मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाना, और बर्स्ट कर जाते हैं। जैसे ही जब सेल डैमेज होने लगता है तो ये जो लाइसोसोम्स है वो उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अपने ही बनाए हुए एंजाइम्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और बर्स्ट हो जाता है पूरा सेल। दिस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ हाइड्रोलाइटिक, जिससे सारे एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं, और जो रिलीज एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं। अल्टीमेटली द सेल डाइज। तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकलता है? सेल ही नहीं बचता। Hence they are called the suicide bags of the cell। तो इसलिए इन्हें सुसाइड बैग्स कहा जाता है सेल का। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिखाया गया है, किस तरह से लाइसोसोम है आपके पास। ठीक है, ये जो सेल, तो ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है, इसको मत समझ लेना। उसके बीच में आपको हाईलाइट करके बता रखा है, ये जो वेसिकल है मेम्ब्रेन बाउंड, दैट इज नोन एज लाइसोसोम, जिसको हमने इलेबोरेट करके यहाँ दिखा रखा है बड़ी पिक्चर में। लाइसोसोम की बात आती है वैक्यूल्स। वैक्यूल जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं। देखो दोनों में फर्क देखो, जो लाइपोसोम्स होते हैं, वो लाइसोसोम्स होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये खाली स्पेस है। जो एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स की आप बात करते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, तो वो स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, वो क्या क्या चीजें कंटेन करते हैं? वाटर हो गया, सैप हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गया, अदर मेम्ब्रेन, जो वेस्ट होते हैं ना, वो सारी चीजें जो यूजफुल नहीं होती सेल के लिए, वो सारी चीजों को कौन कंटेन करते हैं? वैक्यूल्स कंटेन करके रखता है। ठीक है, द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो ये टर्म अक्सर आ जाती है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट। अगर आप सभी नीट की तैयारी कर रहे हैं इस समय, तो नीट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो टोनोप्लास्ट जो है एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको याद रखना कि वैक्यूल के पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो टोनोप्लास्ट कहलाती है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल जो होता है, जो 90% ले लेता है पूरी सेल की वॉल्यूम का, तो आधे से ज्यादा तो वैक्यूल ही स्पेस ले लेता है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो एनिमल जो प्लांट सेल्स है उसमें वैक्यूल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस को। प्लांट्स में क्या होता है, जो टोनोप्लास्ट होता है वो फैसिलिटेट करता है नंबर ऑफ आयंस को, दूसरे मटेरियल्स को, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टर्म क्या थी स्टूडेंट्स? मैं, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उन सभी को पता होगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, तो हेंस देयर कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर होती है साइटोप्लाज्म से। इन एमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। तो जो एमीबा है उसमें वैक्यूल का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। मैनी सेल्स प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। जैसे आपने एमीबा को देखा है, अमीबा के पास कोई भी फूड होता है, ठीक है, वो उसको एनगल्फ कर लेता है। कोई भी फूड हो उसको इंगल्फ कर लेता है, और जैसे ही इंगल्फ कर लेता है वो अपनी शेप को बदल लेता है उसके अकॉर्डिंग, तो फूड पार्टिकल उसके अंदर आ जाता है। तो यही सेम फंक्शन है एमीबा और प्रोटिस्टा में।
एक वैक्यूल का डायग्राम देख लेते हैं एक बार अच्छे से। वैक्यूल और टोनोप्लास्ट होता क्या है? तो वैक्यूल आपको देख रहे हो ब्लू रंग का, ग्रीन रंग का पूरा सेल है, ब्लू रंग का जो पार्ट आपको दिखा रखा है दैट इज वैक्यूल, खाली स्पेस जो होता है, ठीक है। तो उसके क्या फंक्शन होता है वो यहाँ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किए हुए हैं कि वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो अदर मटेरियल्स होते हैं जो यूजफुल नहीं होते सेल के लिए, उसमें काम करता है। और टोनोप्लास्ट उसके अंदर की मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे अगर हम सिंगुलरली यूज करें एक माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो उसे हम आसानी से नहीं देख सकते। तो स्टूडेंट हमें किसी सेल में कोई माइटोकॉन्ड्रिया आसानी से नहीं दिखेगा जब तक हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से ना देखें। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब ये भी एमसीक्यूज में बहुत बार आ जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। तो ये चार ऑप्शन हो गए, तो इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है स्टूडेंट उनकी दो मेम्ब्रेन्स होगी, एक अंदर की और एक बाहर की। आप चाहो तो डायग्राम में देख सकते हो, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, तो बता दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया कि एक अंदर की मेम्ब्रेन होती है और एक बाहर की मेम्ब्रेन होती है। इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। तो दो कंपार्टमेंट होते हैं और एक इनर कंपार्टमेंट होता है और एक आउटर कंपार्टमेंट होता है। दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। द इनर कंपार्टमेंट को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इनर कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स भी कहते हैं। आपको दिखा रखा होगा, देखो स्टूडेंट्स, आपके पास इनर मेम्ब्रेन है, लेकिन ये जो इनर वाला मेम्ब्रेन है जिसे मैं अभी मार्क कर रही हूँ, खाली वाले स्पेस, ठीक है, जिसे मैं मार्क कर रही हूँ, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मार्क भी किया हुआ है आपको। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो कंटिन्यूसली लिमिटिंग होती है ऑर्गेनेली की। तो आउटर मेम्ब्रेन एक तरफ से वही काम करती है ना, प्रोटेक्शन का, और पूरी जो अच्छी से ऑर्गेनेली को शेप क्या देनी है वो काम करती है आउटर मेम्ब्रेन। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टे। दिख गया डायग्राम में? दिख गया आपको क्रिस्टे क्या होता है? दिस इज क्रिस्टे। जहां पर फोल्डिंग्स आ जाती है दैट इज नोन एज क्रिस्टे। गोल्गी पैरिचेस की बात याद है आपको? यहाँ पर भी तो इतनी सारे गोल्गी पैरिचेस में भी तो कितनी सारी फोल्डिंग्स आई थी, तो उसको क्या कहा था हमने? क्रिस्टनिए। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होता, उसमें एन आता है, इसमें नहीं आता। छोटा सा लॉजिक है, अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए, याद रखिएगा। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स जो क्रिस्टे होता है वो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ अ क्रिस्टे इन माइटोकॉन्ड्रिया? तो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखता है? स्ट्रक्चर, दो मेम्ब्रेन होती है, हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। इनमें दो एंजाइम्स होती है जो अपने अपने काम के लिए एसोसिएटेड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है या नहीं पड़ती, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये एटीपी की फॉर्म में सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट से, और इसलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते रहे। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ, बट बेसिकली उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है और एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इसलिए उसे पावर हाउस कहते हैं। क्योंकि जब एनर्जी होगी तभी तो पूरा सेल एक्टिविटी करेगा, तो वो एनर्जी उसे कहां से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से। द मैट्रिक्स आल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं इसके पास, थोड़े से आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होता है, और थोड़े से जो है कंपोनेंट्स होता है उसका, वो प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? डिवाइड करता है फिजन के द्वारा। तो ये डायग्राम आपको दिखा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का। एक आउटर मेम्ब्रेन जो अभी आपने देखी, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो ग्रीन वाला कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है, तो वो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जिस इनफोल्डिंग है उसको हम कहते हैं क्रिस्टे। जो क्रिस्टे का फंक्शन क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी आपको दिखा रखे खाली। तो ये सारे उसके कुछ पार्ट्स हैं और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो देखने के लिए इतनी देर तक पेशेंटली। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बड़ी यूजफुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल रही तो प्लीज थम्स अप, लाइक बटन जरूर क्लिक करें। कोई भी डाउट हो या जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे प्लीज उसका रिप्लाई जरूर करें, ताकि मुझे शो होता रहे कि आप सभी स्टूडेंट्स अटेंटिव है, आप सभी मेरा चैनल देखते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। कोई भी डाउट हो और फीडबैक भी दे सकते हैं मुझे। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखें और बायोलॉजी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।